हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। और इस अंतःस्रावी ग्रंथि को जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि यूपी पीसीएस के आगामी एग्ज़ाम में आने के लिए संभावित है। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि, दो ग्रंथि होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, उनसे जो श्रावण होता है वो हार्मोन का श्रावण होता है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि से श्रावण किसका होता है, एंजाइम का श्रावण होता है। तो इससे किसका श्रावण होता है, हार्मोन का श्रावण होता है। और ये जो हार्मोन है वो जल में क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, अवसा में घुलनशील होता है। जल में अघुलनशील और वसा में क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। क्योंकि ये हार्मोन है और हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जब ये निकल के जाते हैं तो वाया ब्लड वेसल्स, डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, पोर करते हैं और वाया ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। मतलब रक्त के द्वारा शरीर के अंगों में क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो रक्त के द्वारा शरीर के अंगों में प्रसार होता है इनका, ठीक। तो एक तो ये हार्मोन का श्रावण होता है, जल में क्या होता है अघुलनशील, वसा में घुलनशील, रक्त के द्वारा शरीर के अंगों में क्या होता है, इनका श्रावण प्रसार होता है, ठीक। ये हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि में जो सिक्रीशन होता है वो जल में घुलनशील होता है, अवसा में अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है एक चीज़। और इसमें जो है रक्त के द्वारा यहाँ शरीर के अंगों में इसका प्रसार होता है, जबकि यहाँ पे रक्त के द्वारा नहीं होता। मतलब इनका जो प्रसार होता है वो रक्त के द्वारा नहीं होता है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है। दूसरी बात, ये कोशिका के बाहर क्रियाशील नहीं है, जबकि ये सेल के बाहर भी क्रियाशील होते हैं। तो ये क्या होता है, ये कोशिका के बाहर क्रियाशील है, जबकि ये कोशिका के बाहर एक्टिव नहीं है, ठीक। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे जो अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है उसमें मेन डिफरेंस क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है, वसा में क्या होता है, घुलनशील है, रक्त के द्वारा इनका शरीर में अंगों में प्रसार होता है और कोशिका के बाहर एक्टिव ये नहीं होता है। जबकि ये रक्त के द्वारा इनका प्रसार नहीं होता है, ये कोशिका के बाहर क्रियाशील है और जल में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। तो अब तक हम ये इन चीज़ों के बारे में जाना है। क्वेश्चन ये होता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब हम टाइम पे उठते हैं, जगते हैं, तो इसका एक नियंत्रण होता है। तो ये शरीर के किस ग्रंथि से, किसके द्वारा ये इसका नियंत्रण होता है। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे कि शरीर में, क्वेश्चन, शरीर में
जैविक घड़ी किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? जैविक घड़ी। बायोलॉजिकल का आंसर इसका क्या होगा? पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है, उसे हम क्या कहते हैं? शरीर की जैविक घड़ी। अच्छा, जो एंडोक्राइनोलॉजी है, एंडोक्राइनोलॉजी के जो जनक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कहा जाता है। जबकि अंतःस्रावी जो विज्ञान है, जबकि अंतःस्रावी ये जो शब्द है वो सबसे अंतःश्रामण, उसका उपयोग किसने किया था? तो उसका उपयोग किया था क्लाडी बार्नार्ड ने। तो क्वेश्चन है, अंतःस्रावी शब्द का प्रयोग और इसके जनक कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, शब्द का प्रयोग आएगा तो उसके आंसर क्या हो जाएगा? क्लाडी बर्नार्ड। ठीक, और इसके जनक कौन से हैं? तो जनक हैं थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन इसके जनक हैं और क्लाडी बर्नार्ड ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक, तो शरीर में जो जैविक ग्रंथि है उसको हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं और अंतःस्रावी शब्द का उपयोग और जनक ये साइंटिस्टों ने किया था। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये जितने भी एंडोक्राइनोलॉजी के और जो हार्मोन हैं, जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH होती है, तो ये सब जितने भी हार्मोन्स हैं, इन सभी हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल कौन करता है? मास्टर कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। दैट्स वाई पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये क्या होता है? कान के पास होता है यहाँ पे, और ये सबसे छोटी कहेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ठीक, एक मास्टर ग्रंथि कहाँ होती है? 2, और मास्टर ग्रंथि जो है उसकी विशेषता क्या है? तो देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये कहाँ होती है? तो ये कान के पास होती है। दूसरी विशेषता यह है पिट्यूटरी ग्लैंड की विशेषता कि ये सबसे छोटी अंतःग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि कान के पास होती है। ठीक, और इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक, तो शरीर में जैविक घड़ी के बारे में जाने, अंतःस्रावी जो विज्ञान है या उस शब्द है किसने दिया, उनके बारे में जाना, थॉमस एडिसन, क्लाडी बर्नार्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जाना। और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसके पहले हम क्लास में बताए थे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और सबसे बड़ी ग्रंथि इन जनरल, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि की। अब बड़ी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? थायराइड। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा देते हैं। देखिए क्या है कि
शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? यह है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? गले में, नेक में। तो नेक में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि होती है। तो ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, एक क्वेश्चन। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर पूछे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो गई, वो क्या है? लीवर। यकृत, जिसे आप क्या कहते हैं? जिगर। जबकि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी? वो होती है अग्नाशय। इंग्लिश में इसे आप क्या कहेंगे? पेनक्रियाज। ठीक, तो पेनक्रियाज दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो लीवर है, यकृत। देखिए, क्या होता है कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्स हार्मोन निकलता है। तो इससे दो टाइप के हार्मोन, एक तो आयोडीन युक्त हार्मोन और एक आयोडीन रहित हार्मोन। तो जो आयोडीन युक्त हार्मोन है, जैसे एक होता है ट्राईआइडोथायरोनिन, एक होता है टेट्राआइडोथायरोनिन। जब थायराइड का टेस्ट करते हैं तब, जैसे T3 एंड T4, ये इसमें क्या है? इसमें आयोडीन क्या है? वो जुड़ा हुआ है। और एक होता है आयोडीन रहित हार्मोन। तो जो आयोडीन रहित हार्मोन होता है, वो क्या होता है? वो होता है थायरॉक्स हार्मोन। और थायरॉक्स हार्मोन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर्स हो जाता है। ग्वाइटर को जो पर्टिकुलरली बेल्ट में होता है, जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? घेंघा कहते हैं। ठीक, तो थायराइड हार्मोन थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। ठीक, तो स्त्रियों में क्या होती है? गले में होती है। स्त्रियों में कुछ बड़ी होती है। और अगर थायराइड के पेशेंट देखेंगे तो स्त्रियों में थायराइड के पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे इन कंपेरिजन टू पुरुष। और फिर थायराइड के सिक्रीशन से, अल्पस्रावन से या फिर अतिस्रावन से कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे आप सुने होंगे जरमानवता, किडनीज़म। ठीक, हम इसके सिम्टम बताएंगे। जरमानवता हो गई, या फिर मिक्सिडीमा हो गई, या फिर ग्रेव डिजीज़ हो गई। ये सब क्या है? ये सब थायराइड हार्मोन के स्रावन की अनियमितताओं के द्वारा उत्पन्न रोग हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, जो कि नेक में होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछेगा लीवर, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछेगा तो उसे आप क्या कहेंगे? पेनक्रियाज। ठीक, तो अब हम एक बड़ा टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस के रूप में आता है, थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड, जिसे आप और क्या कह सकते हैं? उसे आप कहते हैं अवटु ग्रंथि। देखिए, थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? निश्चित है कि हार्मोन का स्रावन होता है। पहला, अगर हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में कहें तो थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? पहले तो ये जानिए, कहाँ होती है। दूसरी चीज़, इसके स्रावन के बारे में जानिए, इसके स्रावन। तो इसके स्रावन में क्या होता है? दो टाइप के हार्मोन होते हैं। एक तो स्रावन में किस टाइप के हार्मोन होते हैं वो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तीसरी चीज़ यह है कि इससे होने वाले रोग के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये होती है कहाँ पे? गले में। ठीक, एक चीज़। और स्त्रियों में इसका आकार कुछ बड़ा होता है। स्त्रियों में इसका आकार क्या होता है? वो कुछ राइज होता है।
ठीक, बड़ा होता है। ठीक, एक ये पॉइंट। इसके श्रावण में क्या होता है, इसके श्रावण में जो हार्मोन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो वो जो कि आयोडीन युक्त हार्मोन है और दूसरे आयोडीन रहित हार्मोन है। तो जो आयोडीन युक्त हार्मोन है उसे हम क्या कहेंगे, जैसे टेट्रा आयोडोथायरोनिन या फिर ट्राई आयोडोथायरोनिन, जैसे T3 T4। T3 को क्या कहते हैं, ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन। और ये क्या है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक, तो ये टेट्रा हो गया और वो ट्रायोडीन। ये क्या है, आयोडीन युक्त। और आयोडीन रहित हार्मोन क्या होता है, आयोडीन रहित जैसे कहते हैं थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन। ठीक, तो ये 2 टाइप के हार्मोन होते हैं, एक तो आयोडीन के साथ जुड़ा होता है, एक होता है आयोडीन रहित, T3 T4 एंड दिस इज थायरोकैल्सीटोनिन। तो ये कहाँ होता है, गले में होता है, स्टेम इनका आकार कुछ बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे इनसे होने वाले रोग के। ठीक, तो इसके अतिश्रावण से या फिर इसके अल्पश्रावण से किस प्रकार के रोग जनरली हमें प्रकाश में आते हैं या दिखते हैं, इनकी संभावना के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, इसके जो अल्पश्रावण से, कम श्रावण से क्या होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोथायरिज्म, उसके पीछे कई कारण हो सकता है। एक तो क्या होता है, जब मूत्र में आयोडीन की श्रावण बहुत ज़्यादा होने लगती है, या भोजन में आयोडीन की कमी है, या फिर वो अनुवांशिक डिजीज़ है, अनुवांशिकली। तो इसमें क्या हो, जैसे कि पेरेंटल हिस्ट्री में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथायरिज्म या अल्पश्रावण। वो महिलाओं में ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जड़ मानवता हो जाती है। जड़ मानवता में क्या होता है, जड़ मानवता थायराइड के अल्पश्रावण से होती है। इसमें बच्चों में भी है और ये आपको भ्रूण में भी दिखेगा। भ्रूण में ये है कि ऐसे बच्चे क्या होता है कि प्रजनन करने में भविष्य में अक्षम होते हैं, और ये बच्चे मानसिक और शारीरिक दोनों विकास इनका क्या होता है, रुक जाता है। ये गंभीर होते हैं, आपको शांत दिखेंगे, इनका सर बड़ा होगा और इनकी त्वचा मोटी होगी, थोड़ी बहुत तोंद निकली रहती है। तो इस टाइप के बच्चे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, जड़ मानवता। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, किटनिज्म कहा जा सकता है। जबकि वहीं मिक्सिडीमा क्या होता है, मिक्सिडीमा जनरली क्या होता है, ये इसमें भी बच्चा क्या होता है, वो इसमें व्यक्ति कमज़ोर होता है। ठीक, और साथ ही साथ ये वयस्कों में होने वाली बीमारी है। ठीक, और व्यक्ति यौवन अवस्था में ही क्या दिखाता है, बूढ़ा नज़र आता है। मतलब बाल झड़ना, बाल का सफ़ेद होना, और साथ ही रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बड़ा होना, ये किस में दिखाता है, ये होता है मिक्सिडीमा में। तो अब हम बात कर रहे हैं रोग की। तो थायराइड के अल्पश्रावण से कुछ रोग हो जाते हैं, रोग होते हैं, और इस अल्पश्रावण को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज हाइपो मीन्स कम थायराइडिज्म, हाइपोथायरिडिज्म कहते हैं। ठीक, अब ये अल्पश्रावण के पीछे कारण क्या क्या कारण हो सकता है, देखिए, एक तो अनुवांशिक कारण हो सकता है, अनुवांशिक कारण हो सकता है।
दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि भोजन में आयोडीन की कमी हो, भोजन में आयोडीन की कमी हो। और तीसरा कारण क्या हो सकता है कि मूत्र में, यूरिन में आयोडीन की अधिकता। तो ये क्या होता है, ये 1, 2, 3 इसके पीछे कारण हो सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म के। तो हाइपोथायराइडिज्म थायरॉइड हार्मोन का कम सिक्रीशन, अनुवांशिक कारण भोजन में आयोडीन की कमी या मूत्र में, यूरिन में आयोडीन की अधिकता। ठीक, तो इससे जो रोग होंगे वो रोग कौन से हो सकते हैं, यहाँ तो हमने बता दिया कारण। तो इससे जो रोग होंगे वो क्या हो सकता है, देखिए एक तो रोग होता है जिसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जड़ मानवता किससे होता है, जड़ मानवता किससे होता है। तो आपका क्या आंसर होगा, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में कहेंगे किटिनिज्म। ठीक, तो ये किससे होता है, ये होता है थायराइड हार्मोन के अल्पस्रावन से। और ये जनरली किस में होता है, जनरली आपको किस में दिखेगा, बच्चों में होता है। ठीक, इसमें बच्चा क्या दिखेगा, उसका जो मानसिक और शारीरिक विकास वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। ठीक, एक चीज़, इतनी चीज़ें हुई। दूसरी बात ये क्या होता है कि ये बच्चा क्या होगा, इसका जो सिर होता है वो आप बड़ा होता है। ठीक, तोंद क्या होती है, वो निकली होती है। ठीक, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ जो होती है कि इसकी त्वचा मोटी होती है, त्वचा मोटी होती है। त्वचा मोटी, तोंद का निकले रहना, सर का बड़ा रहना, ये सब जड़ मानवता किटिनिज्म में है। और ये जो हाइपोथायराइडिज्म है यह मैक्सिमम किस में होता है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होता है ये फीमेल में। फीमेल में ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, अब ये तो बात हुई बच्चों में जड़ मानवता या किटिनिज्म। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि हाइपोथायराइडिज्म से, थायरॉइड हार्मोन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है, तो जड़ मानवता जिसे आप किटिनिज्म कहते हैं, थायरॉइड हार्मोन के अल्पस्रावन से होता है, बच्चों में होता है। और इसमें मानसिक और शारीरिक विकास क्या होता है, वो रुक जाता है। और शरीर क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तोंद निकलती होती है, और त्वचा क्या होती है, वो मोटी होती है। मिक्सिडीमा क्या होती है, मिक्सिडीमा ये थायराइड के अल्पस्रावन से होता है। ठीक, और किस में होता है, वयस्कों में होता है, वयस्कों में। और इसमें क्या होता है कि किशोर अवस्था में ही वो वृद्ध जैसा लगता है, किशोरावस्था में वृद्ध जैसा लगना। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें शरीर के जो बाल होते हैं, बाल उनका होता है वो सफ़ेद होने लगते हैं, और समय उनका पिगमेंटेशन क्या होता है, कम होता है। तो शरीर के बाल में पिगमेंट होता है जिसके कारण वो ब्लैक होते हैं। आफ्टर दैट अगर पिगमेंटेशन रिमूव देन वो वाइट दिखने लगता है, एक चीज़। फिर बालों का झड़ना, ये भी एक रीजन है। तो ये, और व्यक्ति क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक, तो इतनी चीज़ें हुई कि जो मिक्सिडीमा है और जड़ मानवता दोनों क्या है, दोनों हार्मोन के अल्पस्रावन से है। ठीक, ये बच्चों में होती है और ये किस में होती है,
वयस्क में होती है। इसमें मानसिक और शारीरिक विकास क्या होता है, वो रुक जाता है। इसमें किशोरावस्था में वो वृद्ध जैसा नज़र आता है, क्योंकि वहाँ बाल सफ़ेद हैं, बालों का झड़ना है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ सर बड़ा और तोंद निकली हुई नज़र आती है। तो ये हुआ इसके अल्पश्रावर से 2 रोग। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि थायराइड हार्मोन के अल्पश्रावर से किस टाइप के रोग होते हैं। तो आप क्या, अगर ऑप्शन में दिया जर्मानवता, किडनीज़म है, तो आप उसको टिक मारेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में कि थायराइड हार्मोन के अगर जो जनरली देखते हो कि एक पर्टिकुलर बेल्ट होता है जहाँ पे घेंगा मतलब गल, जिसे हम कहते हैं गलगंड, तो वो उस टाइप का रोग, ठीक है, किस कारण होता है। तो ये क्या होता है, इसमें घेंगा रोग में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि क्या होती है, वो बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की मात्रा क्या होती है, वो कम होती है। तो और हास्मिटो में क्या होता है, हास्मिटो भी थायराइड की ही रोग है कि वृद्धावस्था में जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कई बार क्या होता है, उसके अल्पश्रावर से रुधिर में इसके हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मतलब स्वप्रतिरक्षित रोग है, और इसे हम थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। तो अब हम 2 क्वेश्चन की बात करेंगे, घेंगा रोग क्या है, ठीक, और दूसरी बात हास्मिटो रोग क्या है। तो क्वेश्चन है, तो इससे रोग कौन कौन से होते हैं, आप आंसर लिखिएगा। एक तो जर्मानवता, जर्मानवता ये किस में होता है, बच्चों में, और एक क्या है आपका मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा किस में है, मिक्सिडीमा, तो ये होता है किस में, बड़ों में, एडल्ट में। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, घेंगा रोग क्या है। घेंगा रोग क्या है, एक चीज़ क्यों होता है, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें हम जानते हैं। तो पहली बात, घेंगा रोग क्या है। घेंगा रोग में क्या होता है कि जो थायराइड की जो ग्रंथि है वो क्या हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है। ठीक, एक चीज़ कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है, वो बड़ी होती है, पहली चीज़, पहला आंसर मिला। दूसरा, क्यों होता है, क्यों, आयोडीन की कमी कारण, आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं गलगंड, गलगंड कहते हैं। ठीक, तो ये हमने जाना घेंगा रोग के बारे में। अब हम बात करते हैं हास्मिटो रोग क्या है। हास्मिटो रोग क्या है। ठीक, तो देखिए हास्मिटो रोग क्या है, ये भी आयोडीन की कमी कारण है। आयोडीन की कमी रक्त में होती है, तो ये होता है, और किस में होता है, वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में। और इसे और क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द थायराइड की आत्महत्या, इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। ठीक, तो ये हास्मिटो रोग एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ किसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द AID, ऑटो इम्यून डिजीज़, दैट इज स्वप्रतिरक्षित रोग। तो थायराइड ग्रंथि जिसे ऑटो ग्रंथि कहते हैं, इसके हाइपोसिक्रेशन से, कम सिक्रेशन से, जो कि मैक्सिमम फीमेल में होता है, बच्चों में जर्मानवता और बड़ों में मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। गंदली घेंगा रोग जिसे हम, इसमें थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है और ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, और इसे हम सामान्यतः गलगंड कहते हैं। हास्मिटो रोग जो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, स्वप्रतिरक्षित रोग है, और ये आयोडीन की कमी के कारण वृद्धावस्था में होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, थायराइड की
आत्महत्या। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में हमने मैक्सिमम चीज़ें जान ली, ये कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और इनके कम स्रावन से किस प्रकार के रोग होते हैं मानव के शरीर में। ठीक, अब तो ये हुआ कि कम स्रावन से। अगर अधिक स्रावन होगा तब क्या होगा? देखिए, अगर इसका अधिक स्रावन होगा तो शरीर में कमजोरी होगी, हार्ट बीट ज़्यादा आएगी, अनिद्रा हो जाएगा, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होगा, घबराहट होगी, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये भी एक टाइप का अनुवांशिक रोग है। ठीक, तो इसके बारे में नहीं जानेंगे, जनरली इससे क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है। तो अगर थायराइड का अतिस्राव क्या कहलाता है, उसे हम हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। क्योंकि थायराइड हार्मोन जो होता है वो शरीर के एक तरह से एनर्जी फ्यूल की तरह से काम करता है। तो इसके स्राव से, अधिक स्राव से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, पसीना आएगा, आदमी में क्या होता है, अनिद्रा होगी, फिर क्या होगा, वो चिड़चिड़ापन होगा, ठीक, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कॉमन होती हैं। और ये क्यों होता है? हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड। और ये क्यों होता है? वाई? तो इसके पीछे रीज़न ये है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये अनुवांशिक हो सकता है, मतलब हेरिडिटरी हो सकता है। ठीक, तो थायराइड हार्मोन के अतिस्रावन से आपको इस टाइप के सिम्टम मिलेंगे। हार्ट रेट ज़्यादा है, पसीना है, अनिद्रा है, चिड़चिड़ापन है, ठीक है, शरीर दुबला हो जाएगा, इस टाइप की चीज़ें होंगे। अब तो बात हुई थायराइड हार्मोन की। एक और ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि, या फिर हम उसे और क्या कहते हैं, परावटु ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि, या इसे हम और क्या कहते हैं, परावटु ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि हुई और दूसरा है परावटु ग्रंथि। देखो, जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो क्या होती है, यह ग्रंथि थायराइड ग्लैंड के चारों ओर कोनों पर एक जगह, मतलब थायराइड ग्लैंड होती है और थायराइड ग्लैंड के चारों कोनों पर अंदर की ओर क्या होता है, धसी होती है, जिसका आकार क्या होता है, जैसे मटर का दाना है उसी के मटर के दाने के आकार का ये होता है। और इससे जो हार्मोन का स्रावन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं, या फिर उसे आप क्या कह सकते हैं, कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि इसका कार्य यह है कि रक्त में, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, ये एश्योर करता है। और विटामिन D3 या फिर जिसे हम थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या करते हैं, अगर ये प्रॉपर डिक्रीज़ होने लगते हैं, अगर इसकी कमी हो जाए तो। ठीक, तो जब कभी ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो फिर आगे इस तरह का रिस्पांस मिलेगा कि पैराथार्मोन बहुत तेज़ी से निकलेगा और कैल्सिटोनिन कम निकलेगा। तो हम बात कर रहे हैं पैराथायराइड से, तो इससे कौन सा क्वेश्चन उठता है कि इससे स्रावित हार्मोन का नाम, पहली चीज़ हार्मोन का कार्य क्या है। ठीक, तो इससे स्रावित हार्मोन और इस ग्रंथि का आकार क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ होता है, शरीर में इसकी उपस्थिति कहाँ होती है। तो जो पैराथायराइड ग्रंथि है वो मटर के दाने के समान होगी, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये एक मटर के दाने के समान होते हैं, मटर के दाने के समान। और ये जो थायराइड ग्रंथि होती है नेक में, उसी थायराइड ग्रंथि के चारों तरफ, इसी के पीछे क्या होता है, पैरा मतलब पीछे, इसी के पीछे पैराथायराइड ग्रंथि होती है। जो इससे स्रावित हार्मोन का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पैराथार्मोन। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कैल्शियम का नियंत्रण, शरीर में कैल्शियम का नियंत्रण करती है। ठीक है, कैसे करेगी,
देखिए ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ये किस तरह से करती है कि अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होगा। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा आंसर। देखिए चूंकि इसका काम क्या है, कार्य हमने क्या किया था, कैल्शियम का नियंत्रण, कैल्शियम की मात्रा को निश्चित रखना, नियंत्रण रखिए, या फिर आप रखते हैं मात्रा सुनिश्चित करना, इतना एश्योर करना कि कैल्शियम की इतनी मात्रा रहे। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो रिजल्ट क्या होगा कि जो पैराथार्मोन हार्मोन है उसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा और थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। जो पैराथार्मोन का स्रावन वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाएगा और कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, इसका क्या होगा, डिक्रीजमेंट हो जाएगा जब भी ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी। ठीक, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का कम होना क्या कहलाता है, हाइपोकैल्सीमिया, और ये कैल्शियम की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरकैल्सीमिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्सीमिया। और अगर ये बढ़ जाए मात्रा, बड़ी मात्रा क्या कहलाती है, ये कहलाती है हाइपर कैल्सीमिया। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। पैराथायरॉइड ग्रंथि की अगर ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि पैराथायरॉइड की ग्रंथि का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, कि कमी हुई, तो पैराथायरॉइड कैल्शियम की कमी हो रही है, तो ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो क्या हो रहा है, पैराथार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है और ये कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, एश्योर कर रहा है। और अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा हो गया देन शरीर में क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होता है कि हड्डियों का कमज़ोर होना और वृद्धि का रुक जाना। तो पैराथार्मोन के अति स्रावन से रोग होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पैराथार्मोन हार्मोन के अति स्रावन से कौन सा रोग होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियो मीन्स बोन्स, पोरोसिस इसमें क्या होता है, बोन डेंसिटी क्या होती है, वो कम हो जाती है। मतलब मोटा मोटी ये जानिए, जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या हो जाएंगी, वो कमज़ोर हो जाती है, मतलब कैल्शियम निकलने लगना, झड़ने लगना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड हमने बताया था, पीनियल ग्लैंड का क्या काम है, जैसे पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन, और मेलेटोनिन हार्मोन कब निकलता है ज़्यादा, जब कम लाइट होती है। इसीलिए आदमी जब सोता है तो उस दौरान क्या होता है, मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोते समय किस हार्मोन का स्रावन ज़्यादा होता है, या मंद प्रकाश में हार्मोन का स्रावन ज़्यादा होता है, तो हम क्या कहेंगे, मेलेटोनिन हार्मोन। तो अब तक हमने बनाया थायराइड, पैराथायरॉइड ग्रंथि, जो कि जिसका आकार मटर के दाने के समान होता है, थायराइड ग्रंथि के पीछे होती है, और शरीर में कैल्शियम की इससे क्या होती है, कमी होती है, तो क्या होता है, पैराथार्मोन स्रावन बढ़ जाता है। पैराथार्मोन स्रावन बढ़ेगा तो कैल्शियम की कमी होगी, और इससे कमी को अति स्रावन से रोग होता है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और कैल्शियम की कमी को हम हाइपोकैल्शियम, जबकि बड़ी मात्रा को हम क्या कहते हैं, हम हाइपर कैल्सीमिया कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में जैसा कि बताया गया कि हड्डी की क्या होती है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है, बोन्स, हाँ, और ये भंगुर हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, पीनियल ग्लैंड की।
पीनियल ग्लैंड। हिंदी में भी आप इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पीनियल ग्रंथि। देखिए जो पीनियल ग्लैंड है, ठीक, उससे जिस हार्मोन का स्रावन होता है तो कौन सा होता है? मेलेटोनिन हार्मोन। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, इसके द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है? आंसर क्या होगा? मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है इसके द्वारा। तो मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? पीनियल ग्लैंड के द्वारा। और इसका स्रावन अब ये है कि हम इसको 60 में लिख देते हैं MH, ठीक। अब ये जो MH है, मेलेटोनिन हार्मोन, क्वेश्चन में पूछ जाए तो मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन कब अधिक होता है? एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कब अधिक होता है, एक चीज़, तो ये कब अधिक होता है? आपका आंसर होगा मंद प्रकाश में। और फिर अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये कब कम होता है, तो ये कब कम होता है? जब कि तीव्र प्रकाश होती है, तीव्र प्रकाश में। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक है और जो व्यक्ति जन्म से अंधे हैं, उनमें क्या होता है? मेलेटोनिन हार्मोन क्या होता है? कम सीक्रेट होता है। जहाँ सूर्य का प्रकाश एक तो अधिक है, एक चीज़ अधिक हो, साथ में जो व्यक्ति जन्मांध अंधा हो, ठीक है, ब्लाइंड, उनमें क्या होता है? इसका स्रावन क्या होता है? उसमें मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन, मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन क्या होता है? कम होता है, ठीक। ये चीज़ हो गई। देखिए जो पीनियल ग्लैंड होती है वो क्या होती है? वहाँ पे उसके काय में, पीनियल काय में कैल्शियम जमा होती है। और उन व्यक्ति, इसका रीज़न क्या होगा? उनका स्रावन कम होगा तो उनमें यौवनावस्था जल्दी आ जाती है, यौवनावस्था जल्दी आ जाती है, ठीक। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है, पीनियल ग्लैंड को हम जैविक घड़ी भी कहते हैं, या फिर तीसरी आँख भी कहते हैं, या फिर हम उसे और क्या कहते हैं? आत्मा का स्थान। तो पीनियल क्लाई को क्या कर सकते हैं? पीनियल ग्रंथि को क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैविक घड़ी। पहली चीज़ इसे क्या कहते हैं? जैविक घड़ी। दूसरा तीसरी आँख, या फिर और क्या कह सकते हैं? आत्मा का स्थान। तो इस हिसाब से जो पीनियल ग्लैंड के बारे में जाना है, पीनियल ग्लैंड द्वारा स्रावित हार्मोन मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि मंद प्रकाश में इसका स्रावन अधिक होता है, तीव्र प्रकाश में इसका स्रावन कम होता है। और जहाँ सूर्य का प्रकाश अधिक होगा, मतलब तीव्र प्रकाश होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? इसका मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। और यहाँ यौवनावस्था क्या होती है? वो जल्दी आती है। तो जो व्यक्ति जन्मांध अंधे हों, या फिर और जिनमें क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जहाँ अधिक होता है वहाँ मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन कम होता है, उनकी यौवनावस्था जल्दी आती है।
पीनियल ग्रंथि को हम जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर तीसरी ग्रंथि या फिर आत्मा का स्थान कहते हैं। हिंदी में क्वेश्चन आपसे ऐसे बोल सकता है कि इसमें से बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कर सकते हैं, इंग्लिश में भी ये बोल सकता है, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं, जैविक घड़ी। ठीक, तो ये चीज़ें हम लोग जाने। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि के बारे में हमने बताया था ये क्या होती है। देखिए, ये जीवन के जो प्रथम चरण में इसका विकास बहुत ज़्यादा था। मतलब आप देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल तक के, उनमें इनका काफ़ी विकास होता है, परंतु जैसे जैसे आदमी किशोरावस्था से वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, ये बहुत छोटा हो जाता है, या फिर ये एक तरह से देख लीजिए लुप्त भी हो जाता है। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या होता है, थाइमोसिन हार्मोन। और इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है जीवाणु द्वारा या इस जीवाणु द्वारा बनाए गए जो एंटीजेंस होते हैं उनको नष्ट करना। यह ग्रंथि कहाँ होती है, हृदय के आगे होती है। तो अब हम बात करते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि क्या है। देखिए, थाइमस, पहले तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके द्वारा स्रावित का हार्मोन का नाम। इसका पहले सिचुएशन, ये कहाँ होता है, पहला बात कि ये कहाँ होता है। ठीक, एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा कि स्रावित हार्मोन का नाम बताइए, स्रावित हार्मोन का नाम। ठीक, तो ये कहाँ होता है, ये होता है हृदय के आगे, हृदय के आगे, चेस्ट कैविटी में, थोरेक्स में। जैसे ये आदमी का लंग्स है, ये रिब्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे ये पेशेंट का ये लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया, तो लेफ़्ट साइड में ये हार्ट है, ये हार्ट के आगे ही यहाँ पे इसकी क्या होता है, सिचुएशन होती है किसकी, थाइमस ग्रंथि की। तो ये हृदय के आगे होता है। इससे ज़्यादा द्वारा स्रावित हार्मोन, उसको क्या कहते हैं हम, थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, इसका अगर वर्क पूछें तो वर्क क्या होता है, इसका कार्य क्या है। ठीक, तो थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या है, इसका कार्य है कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न क्या, एंटीजेंस, मतलब प्रतिजन, जीवाणु द्वारा उत्पन्न प्रतिजन का को नष्ट करना, ये इसका मुख्य कार्य है। पर इसके साथ यूनिकसिटी क्या होती है कि इसका आकार शुरुआती जीवन में, जीवन के प्रथम चरण में बहुत होता है। आकार की क्वेश्चन जो पूछा जाए तो आंसर ये है कि जीवन के प्रथम चरण में आकार बड़ा होता है। ठीक, तो जीवन के प्रथम चरण में इसका आकार बड़ा होता है, परंतु बट वृद्धावस्था में क्या हो जाता है, ये छोटा होता है, या फिर एक तरह से कह दीजिए लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो इवन मतलब प्रथम चरण में बड़ा होता है, मतलब अगर आप 2 से 3 साल के बच्चे में का देखेंगे के बच्चे में, तो इसका आकार क्या होगा, इसका आकार काफ़ी बड़ा हो। ठीक, तो हमने बात किया थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि के द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उनका नाम थाइमोसिन हार्मोन है, जिसका मुख्य कार्य है जीवाणु द्वारा उत्पन्न जो प्रतिजन है उनको नष्ट करना। और जीवन के प्रथम चरण में इसका आकार काफ़ी बड़ा होता है, परंतु जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर हम बढ़ते हैं इसका आकार छोटा हो जाता है। और ये कहाँ होता है, हृदय के आगे इसकी सिचुएशन होती है। अब हम बात करेंगे अधिवृक्क ग्रंथि की। कल के क्लास में अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क मतलब होता है किडनी, किडनी, दोनों किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं।
और इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं जैसे कि जैसे एड्रेनलिन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला उसके स्ट्रक्चर होते हैं जिनके द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में कल हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हमने जाना कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, साथ में थायराइड हार्मोन या थायराइड ग्लैंड क्यों होती है, इसके अतिस्रावर से अल्पस्रावर से किस टाइप के रोग होते हैं, बच्चों में वयस्क में पैराथायराइड हार्मोन से किस टाइप के हार्मोन निकलती है, उनका क्या वर्क है। ठीक, थाइमस ग्लैंड के बारे में हमने जाना, उसका क्या वर्क है। हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में जाना, पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन, उनके वर्क। तो हार्मोन के चैप्टर में आपको केवल यही जानना है कि कौन सी ग्लैंड है और उस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और उस स्रावित हार्मोन का कार्य क्या है। बस इतना ही आपको जानना है पूरे आपके यूपी के जो प्रारंभ प्री के जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो आने वाले पेट के एग्ज़ाम हैं उनके लिए। ठीक, धन्यवाद। कल की क्लास में फिर हम नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे और एंडोक्राइनोलॉजी की नए परतों को हम टटोलेंगे।